तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो है एशियान। ठीक है, एशियान एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि मलेशिया में एशियान समिट 2025 का आयोजित हो रहा है, उससे संबंध में भी बात करेंगे और साथ साथ में एशियान को कम्प्लीटली आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें इसके फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग 101 लाइनर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से कंप्लीट ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। देखिए, शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें इसका जो एक तरह से परिचय है, इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि फुल फॉर्म क्या होगा इसका। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन है। ये क्या है? ये एक एसोसिएशन है किसका? साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। सिंपल सा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है। एसोसिएशन है, किस चीज का एसोसिएशन है ये? तो साउथ ईस्ट जो एशियन नेशन है उनका ये एसोसिएशन। तो एशिया कंप्लीटली नहीं आएगा, साउथ ईस्ट एशिया वाले सारे के सारे कंट्री इसमें इंक्लूडेड है। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्वीय एशियाई देशों का ये संगठन के रूप में इसे जाना जाता है। अब देखिए, उसके बाद में अगला है कि ये एक क्षेत्रीय है ना। हम लोगों ने देखा कि भाई ये एक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को कवर नहीं कर रहा है, इस वजह से ये रीजनल है। अंतर सरकारी है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, इस वजह से सरकारें भी बहुत सारी हैं, तो अंतर सरकारी संगठन ये है। ठीक है, इसका उद्देश्य बेसिकली वही है जो हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रहता है, जैसे कि शांति को फैलाना, स्थिरता को स्थापित करना, आर्थिक जो सहयोग है उसको भी यह सृजन कराने का काम करते हैं। स्थापना स्थापना की जो डेट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 8 अगस्त का दिन है ना। भारत के अगर स्वतंत्रता संग्राम देखें तो उसमें ये वाली डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन आपको ये जो डेट याद रखनी है वो 8 अगस्त 1967 की डेट, 67 पे इसको फॉर्म किया गया था। एशियान को कब फॉर्म किया गया, किस तारीख को स्थापना हुई थी इसकी? तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो ये है कि स्थापना का स्थान इसका क्या होगा। तो बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बैंकॉक थाईलैंड में स्थापना होती है। स्थापना के लिए हस्ताक्षरित जो घोषणा है उसे हम लोग बैंकॉक घोषणा कह करके संबोधित करते हैं। बैंकॉक में इसको साइन किया गया और बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से इस घोषणा को हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है संस्थापक देश। अगर फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो इसमें देखिए 5 सदस्य ऐसे शुरुआत में एशियान में आए थे, जिसमें से पहले नंबर पर आ जाता है इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पर आ जाता है मलेशिया, जहां पर इस बार 2025 का जो समिट है वो आयोजित हो रहा है। मलेशिया के बाद में अगला आ जाता है सिंगापुर, सिंगापुर के बाद में थाईलैंड हो जाता है और थाईलैंड के बाद में फिलीपींस है। मतलब साउथ एशियन वाला भाग है, उससे संबंधित कंट्रीज हैं यहाँ पर, है ना। जो इसमें बेसिकली 5 सदस्य हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए। अब देखिए, एशिया का जो ग्रुपिंग है वो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जो हमारा इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, है ना, सिंगापुर, इंडोने और ब्रुनेई, ये सारे के सारे इसके मेंबर्स हैं। एशियन ग्रुपिंग हमने आपको मैप के माध्यम से बता दी। जो आपको ध्यान में रखनी होती है ना, म्यांमार से हम लोग शुरू करते हैं। भारत के अगर आप और ईस्ट में थोड़ा सा जाते हैं तो म्यांमार वहाँ पर आता है। म्यांमार से जुड़ा हुआ लाओस और कंबोडिया है, उन दोनों को याद रखना है। वियतनाम को आपको याद रखना है, मलेशिया भी उसी से रिलेटेड, फिर थाईलैंड आ जाता है। ठीक है, थाईलैंड के बाद में सिंगापुर आ जाता है, सिंगापुर के बाद में इंडोनेशिया और बाद में ब्रुनेई और फिलीपींस। दो नाम आपको और भी याद रखने होते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे मेंबर्स जो कि इसके अभिन्न भाग रहे हैं। अब देखिए, आपको बता देते हैं वर्तमान में जो सदस्य हैं उसमें संख्या क्या है। टोटल में 10 संख्या है। आपने यहाँ पर देखा भी है ना, आपने इस मैप में देखा भी कि कौन वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में जो 10 सदस्य हैं उनके नाम अगर हम लोग देखें तो एशियान के 10 सदस्य कुल मिलाकर के हैं। 5 देश और पहले शुरुआत में हम लोगों ने देखे थे। अब 5 देश जो बाद में जुड़े उनमें ब्रुनेई का नाम आता है, जो कि 1984 में इससे जुड़ा था। उसके बाद में वियतनाम का नाम आता है, जो कि 1995 में जुड़ा। लाओस जो है वो 1997 में जुड़ा। बाद में म्यांमार आया और लास्ट में फिर कंबोडिया 1999 में एशियान का मेंबर बना। तो क्वेश्चन इसमें अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे कि संस्थापक सदस्यों के बाद में जो पहला वाला कंट्री जो इसमें जुड़ा था, इस संगठन में जुड़ा था, उसका नाम क्या है? तो ब्रुनेई नाम आपको याद रखना है। उसके बाद में कंबोडिया जो इसमें अंतिम में जुड़ा है वो कौन सा कंट्री है? तो 1999 में कंबोडिया है जो इस संस्था, इस प्रकार के ग्रुप से जो है वो जुड़ने का काम करता है। कंबोडिया, ब्रुनेई दोनों से क्वेश्चन बनता है और जो शुरुआत के 5 हैं उनको तो ध्यान से आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके जो अगर फ्लैग की बात करें, प्रतीक और ध्वज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
नीले कलर का ये बैकग्राउंड है, उसके बीच में एक रेड व्हाइट कलर का सर्किल है, उसमें रेड जो बैकग्राउंड के साथ साथ में एक यहाँ पर डमरू जैसी आकृति बनाई गई है। जो इसमें ये पूरा का पूरा आकृति है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि एशियान का झंडा किस कलर का है, तो नीला बैकग्राउंड है, लाल कलर का सर्किल है और सफेद बॉर्डर में ये बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो पीले रंग है ना, पीले रंग 10 धान या चावल के डंडल के रूप में इसे हम लोगों ने प्रयोग किया। कहीं ना कहीं कृषि प्रधान चीजों को, अपने विचारों को यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। 10 जो यहाँ पर लाइनें आपको दिख रही हैं, ये इसके 10 सदस्य के साथ साथ में ये इसके 10 धान है ना, धान के डंडल का यहाँ पर प्रयोग, पीले रंग के धान का डंडल का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 जो डंडल हैं वो 10 सदस्यों के भी प्रतीक माने जाएंगे। ठीक है, सर्कल एकता और एक रूपता का प्रतीक माना जाता है, और साथ साथ में जो नीला रंग है वो आपको भी पता है भाई, शांति और स्थिरता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाल जो है वो साहस और गतिशीलता के लिए यूज किया जाता है। लाल कलर का यूज हम लोग किसके लिए, साहस के लिए भी करते हैं और साथ साथ में गतिशीलता के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यहां पर अगर एम्ब्लम का मतलब देखेंगे तो हम लोगों ने जैसे पहले डिस्कस किया, सर्किल जो है वो एशियान की यूनिटी को दर्शाता है, ब्लू जो है वो पीस और स्टेबिलिटी को दर्शाता है, व्हाइट जो है वो प्योरिटी को दर्शाने का काम करता है, येलो का उपयोग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो प्रॉस्पेरिटी को एक तरह से दर्शाने का काम करता है। और जो एक तरह से जो ये 5 लाइंस हैं वो हम लोगों ने देखा कि धान की वो 5 प्रकार की डंडियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया, जो कि 10 जो यहाँ पर यूज हो रही हैं, 5 ऊपर 5 नीचे, ये जो 10 लाइंस यहाँ पर यूज हो रही हैं वो बेसिकली 10 इसके मेंबर्स को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। रेड कलर जो है वो साहस का प्रतीक है और साथ साथ में डायनामिक जो एक तरह से वर्ड चल रहा है उसका ये प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके लोगों को समझा। आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि इसका मुख्यालय अगर देखें और संगठन देखें तो इसका स्ट्रक्चर, मुख्यालय इसका जकार्ता में देखिए फॉर्म किया गया था, हम लोगों ने देखा है ना। फॉर्म करने के बाद में जब इसका मुख्यालय बनाया गया तो वो जकार्ता में बनाया गया। कहां पर बनाया गया, ये जकार्ता में बनाया गया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर प्रमुख निकाय की बात करेंगे तो एशियान सेक्रेटरिएट इसका एक अपना सचिवालय भी है। ठीक है, उसके बाद में महासचिव, सेक्रेटरी जनरल इसमें होते हैं। अभी वर्तमान में कंबोडिया के काओ किम हॉर्न है ना, कौन है, काओ किम हॉर्न है, ये आपको याद रखना है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है, अभी वर्तमान में काओ किम है, आगे चल करके 5 वर्ष में ये बदल भी जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए महासचिव का अगर चयन करें तो सदस्य देश द्वारा सहमति से इनके महासचिव का चयन किया जाता है, और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हर एक देश इसमें अपना परमानेंट, जैसे ऐसा मतलब जैसे यूएन में होता है कि भाई कुछ टेम्परेरी है कुछ परमानेंट है, तो यहाँ पर सारे ही लोग क्या हैं, सारे ही लोग यहाँ पर परमानेंट, 10 के 10 जितने भी हैं वो सारे परमानेंट इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, उद्देश्य और कार्यों पर आते हैं तो भाई शांति स्थापित करना है, हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है वो शांति को ही स्थापित करना है। राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का काम करना है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को ये बढ़ावा देने का भी कार्य करते हैं, जो कि ज्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। क्षेत्रीय विवाद को शांति से सुलझाना है। मुक्त व्यापार क्षेत्र यहाँ पर घोषित करने हैं, फ्री ट्रेड एरिया को घोषित करना, ताकि ट्रेड और आपसी समन्वय, क्योंकि ट्रेड अगर मान लीजिए 2 कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो मतलब उनके बीच में संबंध भी स्थापित हो रहे हैं, और संबंध स्थापित हो जाएंगे, अच्छे संबंध अगर स्थापित हो गए तो शांति ऑटोमेटिक वहां पर बन जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग पीस को स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप से सुरक्षा यहाँ पर होगी, और साथ साथ में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की बात यहाँ पर करी जाएगी। एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान का निर्माण यहां पर करना सुनिश्चित किया जाएगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत किसी भी हाल में एशियान का सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समूह संगठन की अगर बात करें है ना, की बॉडीज की अगर बात करें तो एशियान समिट प्रमुख शिखर जो सम्मेलन होता है इसमें भारत प्रतिभागी जरूर रहता है लेकिन इसका मेंबर नहीं है। प्रमुख शिखर सम्मेलन एशियान समिट है जो अभी साल में 2 बार आयोजित होती है, इस बार वाली अभी वर्तमान में मलेशिया में चल रही है। ठीक है, एशियन रीजनल फोरम जो है वो सुरक्षा चर्चा मंच इसे कहा जाता है, और एशियन +3 यहां पर जिसमें जापान, चीन और दक्षिण कोरिया इन्वॉल्व होते हैं, और ये भी एक ग्रुप है जो कि एशियान के साथ में मिल करके बनाया गया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं लाओ पीडीआर आपने यहां पर देखा है ना, ये जो हमारा 44वां संविधान 44वां और 45वां जो समिट हुआ था वो कहां हुआ था, लाओ में हुआ था। ठीक है,
लाओस में हुआ था। उसके बाद में अभी जो वर्तमान वाला जो हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका जो एक तरह से उद्देश्य मलेशिया में हो रहा है, और इसका जो उद्देश्य है वो इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी को इन्होंने उद्देश्य मान करके काम किया है। ठीक है, अब एशियान मलेशिया में हो रहा है, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी ये उसका सिंबल है, आप इसके देख सकते हैं ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग यहाँ पर किया गया, जितने सिंबल में है उतने ही प्रकार के रंग यहाँ पर भी प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एशिया समिट जो है वो ईस्ट एशिया समिट 18 देशों की उच्च स्तरीय बैठक रहती है, उसमें एशियान रहता है। एएफटीए एशियन फ्री ट्रेड एरिया व्यापार समझौता के से संबंधित है, जहां पर जितने भी इसके मेंबर हैं उन्हें फ्री ट्रेड जो है फ्री ट्रेड एरिया यहां पर घोषित करने का सुझाव दिया जाता है। एईसी एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आर्थिक एकता यहां पर सुनिश्चित करने के लिए, और साथ साथ में इंटर गवर्नमेंटल जो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है वो भी इसका एक जुड़ा हुआ इसी का संगठन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एशियन से रिलेटेड जितने भी संगठन थे उनको हम लोगों ने देखा। एशियन +3 क्या होता है वो हम लोगों ने देखा। ईस्ट एशियन समिट क्या है, किस तरीके से 18 देश उसमें उच्च स्तरीय बैठक करते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आफ्टा क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसको भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आर्थिक पहले हैं, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं। इसमें अगर बात करें तो एशियन जीडीपी है ना, एशियन की जो जीडीपी है वो 2023 के अनुसार अगर आप लगभग एक आंकड़ा लगाएं तो 4 ट्रिलियन डॉलर की ये इकोनॉमी है। ठीक है, अच्छी खासी अर्थव्यवस्था। एशिया दुनिया की सबसे बड़ी, एशियन जो है वो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है। एफटीए सदस्यों के बीच में शून्य या कम शुल्क यहां पर होता है, और आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी एशियन कंट्रीज में आपस में होती है, ये भी इनकी इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स में आता है। आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौते के रूप में जाना जाता है। इसमें रीजनल लेवल पर हम लोग एक कॉपरेशन जो है वो इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। एईसी की अगर बात करें तो एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 2015 में ये बनी थी। डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर अभी वर्तमान में दिया जा रहा है, और स्मार्ट सिटी नेटवर्क जो है वो जिसमें 26 शहर, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है एशियन के द्वारा जो स्मार्ट सिटी नेटवर्क बनाया जा रहा है वहां पर कितने शहर शामिल हैं, तो याद रखना है कि वो 26 टोटल में उसमें सिटीज को इन्वॉल्व किया गया है ना। मोदी जी जैसे नहीं 100 सिटीज को हम लोग इंक्लूड कर लिए, ये लोग 26 सिटीज को इंक्लूड करके काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक अगर सहयोग की बात करें तो एशियन यूनिवर्सिटी नेटवर्क उच्च शिक्षा सहयोग यहां पर स्थापित है। एशियन डे 8 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखेंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित और उसके आधार पर चीजें करी जाती हैं। यूथ एक्सचेंज, कला, खेल, पर्यटन, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड हैं। साथ साथ में हेरिटेज पार्क जिसमें जैव विविधता संरक्षण, जैसे कि यूनेस्को है, यूनिसेफ है, अलग अलग प्रकार के यूएन के ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसी प्रकार के रीजनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी तरीके का काम करते हैं। तो हेरिटेज पार्क भी एशियन जो है वो डेवलप करता है। सांस्कृतिक एकता मतलब विविधता में डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अवधारणा को ये भी पेश करने का काम करते हैं। और साथ साथ में अगर भारत और एशियन के संबंध देखें तो इसमें भारत और एशियन का डायलॉग पार्टनर रहा है। भारत जो है वो एशियन का हमेशा से डायलॉग पार्टनर रहा है, 1992 से इसका पार्टनर बना है और आज तक है ना। भारत एशियन समिट में हर बार भाग लेता है, एशियन में शामिल नहीं है लेकिन प्रतिभाग इसमें जरूर करता है। भारत एशियन कॉमरेटिव समिट 2012 में आयोजित हुई थी। ठीक है, उसके बाद में भारत की एक्ट ऑफ ईस्ट पॉलिसी जो है वो एशियन, क्योंकि भाई हमारे ईस्ट में कौन है, हमारे ईस्ट में तो साउथ ईस्ट एशिया वाले ही सारे कंट्री हैं, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके आधार पर एशियन पर ही, एशियन के जितने भी कंट्रीज हैं उन पर ही हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूरी तरह से केंद्रित है। आरसीईपी से भारत बाहर है, लेकिन एशियन संघ व्यापार जो है वो बढ़ रहा है। एशियन के साथ में हमारा व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन आरसीईपी में हम लोग शामिल नहीं है, है ना। इन्होंने त्रिपक्षीय हाईवे का निर्माण, जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इस प्रकार से हाईवे ये लोग, मल्टी कंट्री हाईवे ये लोग बनाते हुए चले जा रहे हैं। एशियन के सपोर्ट के साथ में ही ये हो पा रहा है। सांस्कृतिक संपर्क में देखें तो बौद्ध धर्म भारत में देखने को मिलता है। व्यापार दोनों एशियन कंट्रीज और भारत में होता ही है। कला का आदान प्रदान, जहां पर व्यापार हो रहा है वहां पर कला और बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली उनका आदान प्रदान होने लगता है। तो इस आधार पर एशियन जो है वो भारत के साथ में सह संबंध बना करके कोऑपरेटिव स्टेट में शांति को स्थापित करने का हर संभव प्रयास करता है, और भारत भी इस चीज को सपोर्ट करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बाकी सारी पॉलिसीज के तहत में।
अगर हम लोग सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें, सुरक्षा सहयोग की बात करें, तो एशियन रीजनल फोरम भारत इसमें शामिल है। एशियन रीजनल फोरम, इन्होंने एशियन कंट्रीज के साथ साथ में बहुत सारे और भी कंट्रीज को इंक्लूड करके इन्होंने अपना एक रीजनल फोरम बनाया है, जिसे हम लोग एएसएफ कहते हैं। एएसएफ में भारत भी शामिल है, ठीक है। आतंकवादी संयुक्त अभ्यास, आतंकवादी विरोधी संयुक्त अभ्यास जो है वो भारत लगातार इसके लिए अग्रणी रहता है, और एशियन भी भारत के साथ मिल करके इसमें काम करता है। साइबर सुरक्षा पर भी सहयोग दोनों में ही मिल करके, म्यांमार संकट पर एशियान ने भी पहल करी थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरेटिकल हैं, ये लोग प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व होकर के चीज़ों को सुसंगठित करने का प्रयास करते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और एशियान का साझा दृष्टिकोण यहाँ पर संदर्भित किया जाता है। साउथ चाइना सी विवाद एशियान की रणनीतिक भूमिका को ये स्पष्ट करने का काम, और चीन के साथ में संतुलन बनाने में एशियान की भूमिका भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि भाई एशियन साउथ ईस्ट को पूरा पूरा कंट्रोल कर रहा है, और साउथ ईस्ट जो है वो साउथ ईस्ट या फिर पूरा का पूरा एशिया कहीं ना कहीं चाइना के प्रभाव से कहीं ना कहीं प्रभावित रहता ही है हमेशा से। इस वजह से चाइना के साथ में संपर्क स्थापित करके चलने का काम एशियान करता है। एशियान क्षेत्रीय स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। महत्व और चुनौतियों में अगर हम लोग देखें, विश्व एशियान का भौगोलिक महत्व जो है, विश्व में एशियान का भौगोलिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरा का पूरा एक भाग ही तो ये कवर करने लगा है ना, इस वजह से इसका भौगोलिक महत्व भी अच्छा। चीन और अमेरिका के बीच में संतुलन साधने वाला ये संगठन माना जाता है, क्योंकि चीन के साथ में ये संतुलन बनाएगा, और चीन अमेरिका जो है वो इस एशियान के साथ में संतुलन बनाने की, चीन और अमेरिका दोनों ही एशियान के साथ में संतुलन बना करके रखेंगे। इसकी वजह से यूएसए और चीन के बीच में भी ऑटोमेटिकली संतुलन बैलेंस जो है वो बन जाता है। सीमा विवाद जैसे म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, इसको ये रिजॉल्व करने का काम, आंतरिक असहमति जैसे कि म्यांमार पर निर्णय लेना, यहाँ पर सर्वसम्मति नीति है ना, एशियान की सर्वसम्मति नीति निर्णय लेने में बाधा भी बनती है, चुनौतियों का कारण भी ये बनती है। संसाधनों की असमान है, जिसकी वजह से आर्थिक अंतर भी देखने को मिलता है, थोड़ी बहुत संसाधन कमी है। बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप होता है, जैसे कि चीन सागर में चाइना का हस्तक्षेप लगातार होता है। इसकी वजह से इतनी बड़ी सी संस्था ये बनी है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली ये एक तरह से ग्रुप बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी चीन से ये काउंटर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्रभाव इसका कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो एशियान देशों की जो आबादी है लगभग 67 करोड़ के आसपास में है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। संयुक्त राष्ट्र में विशेष प्रेक्षक के रूप में एशियान अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है। अमेरिका संघ ईयू जैसे संगठन से संवाद भी करने का ये काम करता है। डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो तेजी से बढ़ती हुई ये अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है, और एशियन फ्लैग 2007 में इसे ऑफिशियली अपनाया गया था, ठीक है। 2007 में हम लोगों ने देखा है किस तरीके का ये फ्लैग है ना, ये डमरू जो बना हुआ है, इसको कब अपनाया गया, इसे 2007 में अपनाया गया, ये आपको याद रखना है। हर साल इसका अलग थीम होता है, और चेयरमैनशिप जो है वो हर साल एक नए देश के पास, जितने भी मेंबर्स हैं 10 कंट्रीज हैं उन्हीं के पास में जाएगी, लेकिन हर बार एक नया देश होगा। इस बार का जो देश कंट्रीज में इन्वॉल्व है वो मलेशिया है, जिस पर अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए उसके बाद देखते हैं भविष्य की अगर दिशा देखेंगे तो इसमें एशियान 2040 का जो विकसित क्षेत्रीय संगठन बनाना चाहता है ना, विकसित क्षेत्रीय संगठन अपने जितनी भी कंट्रीज हैं एशियान 2040 में देखता है कि वो एक विकसित देशों के रूप में वो जाना जाए, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इनोवेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। सुरक्षा की चुनौतियों से सामूहिक जवाब भी यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर सदस्य देशों में एकरूपता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ में भारत एशियान साझेदारी को और ज्यादा मजबूत, क्योंकि हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी को फॉलो करते थे, लेकिन अब हम लोग लुक के साथ साथ में एक्ट करना भी शुरू कर दिए हैं, और ईस्ट में हमारे साथ में जो सबसे बड़ा एक साझेदार है वो एशियान ही है। इस वजह से इसका महत्व बहुत ज्यादा भारत के लिए बढ़ जाता है। 21वीं सदी का महत्वपूर्ण ये भू राजनीतिक संगठन बन चुका है। अभी वर्तमान में जो हमारी ये समिट हो रही है वो 47वीं समिट है। पहले तो आपको ये याद रखना है कहां पर हो रही है, तो ये कुआलालंपुर में। कहां पर? कुआलालंपुर में हो रही है। कुआलालंपुर कहां है? ये हमारा जो है वो मलेशिया में है। कहां है? ये मलेशिया में है, ये आपको याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो है वो बनते हैं, ठीक है। मलेशिया आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एशियान ये जो समिट है हमारी, है ना,
इसमें बेसिकली ये अभी हाल ही में हुई है, इस वजह से ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी चीज़ों को, अपने विषय वस्तु को आप बहुत अच्छे से एक एक वीडियो के माध्यम से ख़त्म करते रहिए। हर एक प्रकार के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में आप पढ़ते रहिए। कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव चाहिए या फिर अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा होना चाहिए, उसके बारे में आप अपनी इच्छाओं को कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो प्रॉपर वीडियो आपको मिलते हैं उसके नोटिफिकेशन भी आपको अवेलेबल हो जाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।